हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 8 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 8 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में ही इस क्लास की मैं PDF है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पीट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो बर्लिन जर्मनी के अंदर ही इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो जर्मनी और UAE के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। पहली बार ये पीट्सबर्ग जलवायु संवाद है ये कब आयोजित किया गया था? तो 2010 के अंदर ही। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो इस बार इसका 14वां संस्करण है, तो इसको भी याद रख लेना। UAE के अंदर ही ये आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो COP28 है इसका आयोजन UAE के अंदर ही किया जाएगा और जो COP1 है इसका आयोजन 1995 में किया गया था जर्मनी के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है UNFCCC की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बोन जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी बैठक क्या होती है? तो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसकी बैठक को क्या बोलते हैं? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। COP27 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो शर्म अल शेख मिस्र के अंदर किया गया था। COP15 का आयोजन तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था और ये जैव विविधता से संबंधित है। और जो COP27 है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं सेंट पीट्सबर्ग घोषणा। तो जो सेंट पीट्सबर्ग घोषणा, संत नहीं है सेंट है, तो जो सेंट पीट्सबर्ग घोषणा है ये 29 जुलाई 2010 को हुई थी। और ये किससे संबंधित है? तो ये बाघों की संख्या को दुगनी करने से संबंधित है और 29 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो USCIRF के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर ही ये USA की रिपोर्ट है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के द्वारा ही इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर किसके बारे में चर्चा की गई है? तो विदेशों के अंदर ही जो धर्म एंड विश्वास की स्वतंत्रता है उसकी स्थिति के बारे में ही इसमें चर्चा की गई है। तो भारत सरकार के द्वारा ही इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। तो खारिज करने का कारण क्या है? तो जो CPC है, विशेष चिंताजनक जो देश हैं उनके अंदर ही भारत को शामिल कर दिया गया है, तो इस वजह से भारत के द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अनुच्छेद 25, तो इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो भारत के जो मूल अधिकार है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार में अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक है और उसमें भी अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है। और इस सिख धर्म के अंदर ही कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी दी गई है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है और ये रिपोर्टर्स विदाउट रिपोर्ट के द्वारा ही ये रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2023 है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये RBI के द्वारा जारी की गई है, तो इसको भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? क्या को स्थापित किया गया है? तो भारत और म्यांमार के मध्य ही इसको स्थापित किया गया है। तो इसमें भारत में इसकी शुरुआत कोलकाता से की गई है और म्यांमार के अंदर ही सितवे बंदरगाह तक है। तो कोलकाता से सितवे बंदरगाह तक है और ये सितवे बंदरगाह है, इससे इसको मिजोरम के अंदर ही नदी और सड़क मार्ग से भी ले जाया जाएगा। तो ये कोलकाता से और सितवे बंदरगाह है यहाँ तक तो नदी के द्वारा, और ये म्यांमार से इसको मिजोरम तक नदी और सड़क मार्ग से ले जाया जाएगा। तो इसमें नदी का नाम क्या है? तो कालादान है, ये नदी का नाम है। और इसमें ही पहला जो मालवाहक जहाज है उसका नाम है MBITT लोयन। तो जो जहाज है उसका नाम है MBITT लोयन है और इसके द्वारा ही 20,000 जो सीमेंट बैग है वो ले जाने की क्षमता है, तो इसको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब उपयोग क्या किया जाएगा? तो भारत को ही उत्तर पूर्वी जो भारत है इससे जोड़ना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है एक्ट इस पॉलिसी के तहत में। तो ये बंदरगाह है, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि भारत की जो उत्तर पूर्व के जो भी राज्य हैं उनसे जुड़ाव हो, तो यही इसका उद्देश्य है।
ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की पहले राजधानी क्या है? तो रंगून थी और वर्तमान में राजधानी है नापिता। म्यांमार को ही गोल्डन पैगोडा का देश भी कहा जाता है। और म्यांमार में कौन सी नदी बहती है? तो इरावती नदी म्यांमार के अंदर ही बहती है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिकी राष्ट्रपति की घरेलू नीति के सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। नीरा टंडन है ये पहली एशियाई अमेरिकी महिला है जो कि इस पद पर पहुंची है। नीरा टंडन है ये 3 राष्ट्रपतियों के समय ही कार्य कर चुकी है। क्लिंटन, ओबामा और बाइडन के कार्यकाल के अंदर ही ये कार्य कर चुकी है। कमला हैरिस तो ये यूएसए की उपराष्ट्रपति है। और ये मतलब जो नीरा टंडन है इसके द्वारा क्या काम किया गया है? तो अफोर्डेबल केयर एक्ट है, ये इसके द्वारा ही लाया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। यूएसए के राष्ट्रपति है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का ही होता है और यह केवल 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। भारत के अंदर भारत का जो भी राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वो कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति है वो केवल 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। आगे है त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर माणिक शाह हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरेड संगमा हैं और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी, तो ये भी याद रख लेना। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री तो नेफ्यू रियो हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सुखविंदर सिंह सिक्कू हैं, ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीरज चोपड़ा के द्वारा ही धोवा डायमंड लीग के अंदर ही हाल ही में स्वर्ण पदक जीता गया है। तो यह इसके द्वारा 2nd बार है जो कि स्वर्ण पदक जीता गया है। इससे पहले एक बार पहले भी इनके द्वारा ही स्वर्ण पदक जीता जा चुका है। तो कितने 88.67 मीटर इसके द्वारा ही भाला फेंका गया है। और सिल्वर पदक किसने जीता है? तो जेकब के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। बस इन दोनों के बीच में अंतर है वह 0.4 का ही है। नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है और सिल्वर पदक जीता गया है जेकब के द्वारा ही। नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा है? तो भाला फेंक है। और 7 मई को ही विश्व एथलेटिक्स दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1996 में मनाया गया है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो एथलेटिक्स फॉर ऑल, तो एथलेटिक्स फॉर ऑल ये इस बार की थीम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भाला फेंक दिवस कब मनाया गया था? तो 7 अगस्त को ही मनाया गया है। 7 अगस्त को मनाने का कारण क्या है? तो जो नीरज चोपड़ा है उनके द्वारा ही जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें पहला गोल्ड मेडल जीता गया था, तो इस वजह से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो 22वें नंबर का है। कतर दोहा के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इसके अंदर विजेता टीम बनी है अर्जेंटीना और उपविजेता टीम बनी है फ्रांस। आगे है ओलंपिक के अंदर ही भारत के द्वारा कितने गोल्ड मेडल जीते गए हैं अभी तक? तो 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। पहला जीता गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा बीजिंग ओलंपिक के अंदर ही, और नीरज चोपड़ा के द्वारा ही टोक्यो ओलंपिक के अंदर पदक जीता गया था। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर भारत के द्वारा टोटल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। भारत की रैंक इसमें 48वें स्थान पर रही थी, तो ये भी याद रख लेना। आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास, तो जो एकता हार्बर बंदरगाह है ये कहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया है? तो मालदीव के अंदर ही। किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही इसका शिलान्यास किया गया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। चाहबार बंदरगाह ईरान में है और इसका निर्माण भारत द्वारा करवाया गया है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है और इसका निर्माण है वो चाइना के द्वारा करवाया गया था। मिनिकोय को मालदीव से जोड़ने के लिए कौन सा डिग्री चैनल है? तो मिनिकोय को मालदीव से अलग कौन सा चैनल करता है? तो 8 डिग्री चैनल। और मिनिकोय को लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग 9 डिग्री चैनल करता है। और अंडमान को निकोबार से अलग 10 डिग्री चैनल करता है, तो इसको भी याद रख लेना। एक्वेरियन अभ्यास तो भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बीज ऐप एम्पलीफायरिंग ऑफ बिजनेस, तो ये ऐप है बीज ऐप ते उत्तर पूर्व भारत के विकास के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो नागालैंड के अंदर ही जो दीमापुर है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे? तो नागालैंड के दीमापुर के अंदर ही। इसको फंड किसके द्वारा दिया जाएगा? तो SRI आत्मनिर्भर भारत फंड के द्वारा ही इसको फंड दिया जाएगा, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन तो नागालैंड के अंदर किया जाता है 1 दिसंबर को ही, और नागालैंड की स्थापना है वो 1963 के अंदर हुई थी
और कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 13वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी, तो ये भी याद रख लेना। रैम्प योजना तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ही विश्व बैंक के सहयोग से, मतलब विश्व बैंक है वो इसके अंदर फंड दिया जाएगा। माउंट सारामती नागालैंड के अंदर है। डिवाइन योजना तो उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए ही डिवाइन योजना शुरू की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही नकारात्मक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड ही है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मशीन केन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो दुबई के अंदर ही इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और ये किस पर आधारित है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, डीप लर्निंग, इन सब पर ये आधारित है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो मानव और मशीन के व्यवहार ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। चैट जीपीटी तो ये ओपन एआई के द्वारा शुरू किए गए हैं। गीगा जीपीटी रूस के द्वारा, बार्ड गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, इसका आयोजन दुबई के अंदर ही किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मिशन परिवर्तन ये बिहार के अंदर शुरू किया गया है। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, तो उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और जो हॉस्पिटल हैं उनकी आधारभूत सुविधाओं के अंदर सुधार करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया है, तो कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया है। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है वर्तमान में, तो अरविंद पनगड़िया है, इसको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। थर्ड जो बौद्ध संगति है, इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्र के जो इसके अध्यक्ष हैं। फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में, सेकंड का वैशाली में किया गया है और फोर्थ बौद्ध संगति है, इसका आयोजन कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तो ये राजस्थान में शुरू की गई है और वर्तमान में इसकी बीमा राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। मिर्जा चावल, मिथिला मखाना और शाही लीची है, ये बिहार के हैं जिनको कि हाल में जीआई टैग दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वनडे क्रिकेट के अंदर ही सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले ही पहले बल्लेबाज कौन है, तो इनका नाम है बाबर आजम और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा ही 97 पारियों के अंदर ही 5000 रन बनाए हैं। इससे पहले जो आसिम अमला हैं, इनके द्वारा 101 पारियों के अंदर ही 5000 रन बनाए गए थे और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। वनडे क्रिकेट ऑफ ईयर तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो ये बाबर आजम को ही चुना गया था, तो ये भी याद रख लेना। T20 में प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। T20 के अंदर ही वर्ल्ड चैंपियंस पुरुष विजेता कौन बनी है, तो इंग्लैंड बनी है और उप विजेता पाकिस्तान बनी है। अंडर 19 महिला T20 तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। विजेता बना है भारत और उप विजेता बनी है इंग्लैंड, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं महिला प्रीमियर लीग। तो जो महिला प्रीमियर लीग है इसमें टोटल 5 टीमें हैं। इसका स्पॉन्सर टाटा है, विजेता मुंबई बनी है और इसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर और सबसे महंगी खिलाड़ी है स्मृति मंदाना, तो ये भी याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। असम के अंदर ही भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा स्थापित। तो असम के अंदर ही पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसको स्थापित किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी।